ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट साइंस. ठीक है, पेपर 2 ही है आपका, 7 फेब का पेपर है ये. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई सेल्यूलोज रिच फूड अ सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स. जो सेल्यूलोज है वो समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है. हमने जब कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था तो हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट देखा था, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, रफेज एंड वाइटामिन. क्लियर. अब उसमें सेल्यूलोज जो होता है ना, बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, प्लांट में जो रिसोर्स फूड होता है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्टार्च जो स्टोरेज होता है फूड का. प्लांट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट में स्टोरेज फूड होता है. क्लियर. इसमें हम क्या करते हैं, सॉरी, प्लांट्स में भी स्टार्च होता है और प्लांट्स में सेल्यूलोज भी होता है. ह्यूमन बॉडी में क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट. लेकिन यहाँ पे एक चीज भूली है, जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें सेल्यूलोज को पचाने के लिए कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है. ह्यूमन बॉडी कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें जो बड़ी आंत होती है वहां पे क्या होता है, एक अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है. अपेंडिक्स आपने सुना भी होगा, कई लोगों में अपेंडिक्स एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से उनको पेन होता है और उनको ऑपरेशन करवा के उसको निकलवाना पड़ता है. लेकिन जो हर्बीवोरस एंजाइम्स, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, इनकी अपेंडिक्स एक्टिव होती है और इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एज कंपेयर टू कार्निवोरस बड़ी होती है. क्लियर. तो सेल्यूलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है, नहीं, सेल्यूलोज कभी भी मानव रुधिर में अवशोषित नहीं होता. मानव रुधिर में कार्बोहाइड्रेट अवशोषित होता है, ऑक्सीजन अवशोषित होती है. सेल्यूलोज को पचाया जाता है और रुक्षांश के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, नहीं. सेल्यूलोज कांट नेवर बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी. मानव में सेल्यूलोज पाचन एंजाइम नहीं होता, बिल्कुल सही बात है. सेल्यूलोज को सेल्यूलोज पाची जीवाणुओं द्वारा रेशों में परिवर्तित किया जाता है, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है. नेक्स्ट है, दो सर्वसम ग्लास हैं. ठीक है, दो यूनिफॉर्म ग्लास हैं ए और बी. दोनों का जो वॉल्यूम है वो कैसा है, समान. समान आयतन और जल से अधिक घनत्व की, सॉरी, जो मेटल बॉल्स है ना, दो गेंदे लिए यहाँ पे, एक्स गेंद और वाई गेंद. इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है. दोनों का वॉल्यूम, आयतन समान है और डेंसिटी जो है वो क्या है, जल से ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी से इनकी ज्यादा है. तो जहाँ डेंसिटी का फॉर्मूला लग जाता है ना, वहां पे आपका ब्यूयॉन्ट फोर्स काम करता है, यानी कि उत्प्लावक बल जो है वो काम करता है. अब ये दोनों गेंदें पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो दी. एक्स का जो द्रव्यमान है वो वाई से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 3x मास है एक्स का एज कंपेयर टू वाई. तो दोनों गिलासों में से किस में जल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा. पहली बात तो ये कि जो ब्यूयॉन्ट फोर्स होता है ना, वो मास पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता है. तो इस लाइन का इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल इक्वल है. वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड योर वॉल्यूम. ये मान लीजिए ये बॉल यहाँ रखी है, ये चेयर यहाँ रखी है, तो ये कितनी जगह घेर रही है, वही आपका वॉल्यूम होता है. जब कोई भी चीज आप पानी में डुबा रहे हैं, आपने बॉल को क्या किया, पानी में डुबाया, दोनों बॉलों का वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल सेम है. जितनी जगह वो घेरेंगी तो वो दोनों बॉलों की सेम है ना, तो दोनों उतना ही पानी बाहर फेंकेंगी, सेम अमाउंट में दोनों पानी को बाहर फेंकेंगी, तभी तो वो पानी के अंदर डूब रही हैं, क्योंकि पानी से डेंसिटी ज्यादा है तो उन्होंने उतना पानी बाहर निकाल दिया. तो दोनों में ही जल का स्तर जो है वो एक समान रहेगा. देयर विल बी अ यूनिफॉर्म लेवल ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लासेस. ठीक है. आयतन जो होता है, अगर दोनों ही बॉल का आयतन समान है तो दोनों ही जितना पानी में डूबने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, इनका डेंसिटी जो है वो पानी से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबेंगी, तो उतना पानी आपको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा ना, बाहर फेंकना पड़ेगा. कोई भी चीज फ्लोट कब करती है, जब वो उतनी समान क्वांटिटी में पानी को बाहर फेंक सके. तो जब वॉल्यूम समान है तो दोनों का जो जल का स्तर है ए और बी दोनों में एक समान होगा. ऐसा नहीं है कि ए जो है वो ज्यादा पानी बाहर फेंक देगी, बी जो है वो ज्यादा कम पानी बाहर फेंकेगी, नहीं. सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड, X2Y, XZ3, Y2Z, ZY. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का, X एलिमेंट, Y एलिमेंट एंड Z एलिमेंट. X है आपका 2 और 4, Y है 2 और 7, Z है 2 और 1. हिंदी में देखते हैं क्या पूछा है, 3 अवयव हैं X, Y और Z, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, कौन सा यौगिक बन सकता है. पहली बात तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L शेल में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं और N शेल में 32 होते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इस शेल में मान लीजिए 2 है तो इसमें 4 हो गए,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 हो गया, इसमें 2 है और यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर। अब आउटर शेल जो है इसकी अगर आप सही से देखेंगे तो इसकी आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और चाहिए, इसकी आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 चाहिए, इसकी आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 7 चाहिए। अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, x2 बाई जो है ये अगर इसके साथ रिएक्ट करे तो उस केस में क्या होगा, x 2 बार है, 4 2 बार हो जाएगा 8, 7 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो बहुत ज़्यादा आउटर हो जाएगा। अगर x z3 देखें तो x कितना है 4, z3 3 टाइम्स तो भी इसकी आउटर शेल कंप्लीट नहीं हो रही है। y2z देखें तो ये 2 बार हो गया 4, ठीक है, और आउटर शेल z कितनी है 1 तो भी नहीं कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर y और z आपस में कंबाइंड हो जाएं, y में 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, ये हो गई इनकी k शेल में दोनों में ही 2 हैं। लेकिन l शेल में अगर ये इसके साथ बाइंड कर ले तो इसका अष्टक लॉ पूरा हो जाएगा, अगर ये इसके साथ बाइंड कर ले तो इसका भी अष्टक लॉ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो इसकी वजह से यहाँ जो यौगिक बनेगा वो कौन सा बनेगा, YZ। अब यहाँ पे 2 टर्म जो है इन्होंने दी हैं। यौगिक क्या होता है, यौगिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम फिक्स होता है। जैसे H2O है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट होंगे, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट होगा, तो इसका रेशो क्या होगा 2:1। यौगिक जो होते हैं वो तत्व से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो बिल्कुल इक्वल रहती है, मतलब आप वेरिएटिंग अमाउंट में इसको नहीं बना सकते। एक होता है आपका तत्व, एक होता है आपका यौगिक और एक होता है आपका मिश्रण। जो तत्व होते हैं वो इंडिविजुअल एटम से मिलकर बनता है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं। अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो बना हुआ होता है वो होता है आपका तत्व। यौगिक जो होता है सारे तत्व मिलके एक पर्टिकुलर अमाउंट में यौगिक बनाते हैं, और तत्व और यौगिक मिलके मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण में किसी भी चीज का रेशो इक्वल नहीं होता। जैसे एयर है, हवा में कोई अमाउंट फिक्स है कि ये इतनी गैस होगी, ये इतनी गैस होगी, नहीं। तो यहाँ पे जो यौगिक बन सकता है वो है आपका Y और Z। 2 अलग अलग तत्व हैं जिन्होंने मिलके क्या बनाया है, एक कंपाउंड बनाया है। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर इस क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंद नहीं पिलानी चाहिए क्योंकि पोलियो की बूंद अतिसार की वजह से निकल जाती है। पहली बात तो अतिसार होता है आपका डायरिया, ठीक है, और डायरिया जो होती है आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ना कि वायरल डिजीज है। पोलियो आपकी क्या है, वायरल डिजीज है। क्लियर। अब अगर बच्चा हैजा से पीड़ित है तो उसको पोलियो की बूंद आप क्यों नहीं पिलाएंगे, क्योंकि हैजा में क्या होता है बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, और जैसे ही बच्चे को लूज मोशन होंगे तो बच्चा क्या करेगा, दवाई जो है उसके मुंह से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। सॉरी, बच्चे को अगर डायरिया होगा तो बच्चा जो है जब स्टूल पास करेगा तो उस केस में दवाई जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो S1 और S2 दोनों ही सही हैं, एंड S2 इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द S1, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई रिपीट, डायरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरल, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल डिजीज है अतिसार, उसमें अगर आप बच्चे को पोलियो की दवा पिलाएंगे तो इस केस में बच्चे को लूज मोशन होते हैं, जिसकी वजह से पोलियो जो है उसकी दवा दस्त में बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीवेज। यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है और न्यूट्रिएंट है। यहाँ नाइट्रेट, फॉस्फोरस, कॉलेरा, पेस्टिसाइड और मीजल्स, ठीक है। ये क्या है, इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब आपको इस कॉलम को इस कॉलम से मैच करना है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इनमें से कौन सा है, अभी बताया था डायरिया, हैजा जो है वो क्या है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ए का क्या होगा, थर्ड होगा, तो 2 और 4 तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, 2 और 4 वैसे गलत हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पूछा है वो है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है ना, इनमें कार्बन ग्रुप एब्सेंट होता है। क्लियर। इनऑर्गेनिक ग्रुप में आपका एक तो नाइट्रेट की इम्प्योरिटीज होती है और एक फॉस्फेट इम्प्योरिटीज होती हैं। क्लियर। नाइट्रेट और फॉस्फेट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड योर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, क्योंकि इन दोनों में ही कार्बन ग्रुप नहीं होता। जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं वो होता है आपका फॉस्फोरस। सॉरी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो होती है वो होती है आपकी पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं आपके, जो खेतों में हम यूज करते हैं ना, NPK रिच जो होता है,
ठीक है, जिनको हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो होगा आपका फॉस्फोरस। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बोन्स जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, आपके जो टीथ है वो वीक होने लगते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो बोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और फॉस्फोरस जो होता है वो आपकी टीथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का क्या होगा, कॉलेरा, एक का होगा 3, ठीक है। बी का होगा यहाँ पे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नाइट्रेट, बी का होगा 1, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सी का क्या होगा आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिनको हम खेतों में जो इन्फेक्शन हो जाता है क्रॉप्स को उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। न्यूट्रिएंट कौन सा होता है आपका, फॉस्फोरस। क्लियर। मीजल्स जो होती है वो आपकी वायरल डिजीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। अब यहाँ पे हार्ट के बारे में पूछा है, आर्टरीज हैं और वेन्स है। हार्ट जो होता है ना, ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है, फिश में 2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल में 3.5 चैम्बर्ड होता है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ह्यूमन ब्लड होता है इसमें ये वाला जो होता है 2 आर्टरीज होती हैं। क्लियर। नीचे वाली जो होती हैं ये 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। यहाँ पे आपका कपाट लगे हुए रहते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है। अगर ये कपाट ना लगे हो तो ब्लड जो है वो वापस ऊपर नीचे होता रहेगा। जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर आपका प्योर ब्लड फ्लो करता है। जो वेन्स होती हैं, वेन्स की जो वॉल होती है ना वो थिन होती है, जबकि आर्टरीज जो होती है इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। क्लियर। क्यों, क्योंकि जो आर्टरीज होती है इनमें ब्लड पूरी बॉडी का आता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर लगता है, और जो वेन्स होती हैं वो धीरे धीरे ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है। ठीक है। एक सुपीरियर वेना कावा वेन होती है, एक आर्टरी आउटर जो होती है वो आपकी सबसे बड़ी आर्टरी होती है, और जो वेना कावा है वो आपकी सबसे बड़ी वेन होती है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछा है पतली भित्ति की होती है, तो इनर वॉल जो होती है, थिन वॉल किसकी होगी आपकी, वेन्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, शिरा। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो हमेशा मोटी होती है। बी मोटी और लचीली भित्ति की होती है, तो जो आर्टरी होगी उसकी वॉल कैसी होती है, मोटी होती है और लचीली भित्ति की होती है। ठीक है। तो इसका क्या होगा, बी का आर्टरी, ए शिरा बी आर्टरी, ए शिरा बी आर्टरी, तो ये तीनों में बिल्कुल कॉमन है अभी तक। फिर किसमें रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है, किसमें रुधिर जो है आपका उच्च दाब पे प्रवाहित होगा, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो बहुत हाई प्रेशर पे फ्लो होता है। क्लियर। जिसकी वजह से आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है और फ्लेक्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये गलत हो जाएगा, आर्टरीज आर्टरीज, ठीक है, सी और डी। अब डी में कपाट उपस्थित है जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। तो जो वेन्स होती है ना, इनके अंदर आपके कपाट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर यहाँ पे कपाट नहीं होंगे तो ब्लड जो है वो वापस आर्टरीज के अंदर चला जाएगा। जबकि वेन्स में कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन नहीं होती। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो थिन वॉल होती है वो हमेशा वेंट्रिकल्स में होती है, यानी कि वेन्स में। थिक वॉल और फ्लेक्सिबल वॉल जो होती है वो हमेशा आर्टरीज में होती है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा आर्टरियोल में होता है। और जो कपाट उपस्थित होते हैं जो केवल यूनि डायरेक्शनल फ्लो करते हैं वो वेन्स की वजह से होता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक फ्यूज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहली बात तो आपको फ्यूज वायर के बारे में पता होना चाहिए। जो फ्यूज वायर होते हैं वो आपने घरों में देखा होगा। कई बार क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं घर पे जो फूक जाते हैं। क्यों, क्योंकि करंट इतना ज़्यादा फ्लो हो जाता है, क्योंकि हर करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उससे ऊपर अगर आप करंट को फ्लो करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं वो फूक जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, घरों में जो फ्यूज वायर लगा रहता है ना, वो आजकल एमसीबी यूज होती है, मिनिएचर कर्व बोर्ड, तो एमसीबी आपने देखा होगा नीचे डाउन हो जाती है। ये फ्यूज उसको, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है उसमें उसको क्या कर देता है, करंट को रोक देता है, वहां से ये वायर गल जाता है, फ्यूज बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं होने देता। अब यहाँ पे पूछा है फ्यूज वायर की एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो
गलेगा नहीं तो वो तार टूटेगा नहीं, और जब सर्किट ब्रेक नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहेगी। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, जिसकी वजह से ये वायर तुरंत गल के तुरंत ब्रेक हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देगा। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, चालकता, वो भी कैसी होती है, कम होती है। क्लियर? तो जो फ्यूज वायर होता है उसकी चालकता भी कम होनी चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हमेशा कम होना चाहिए। मेनली तो फ्यूज वायर जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा हमेशा कम होना चाहिए। इसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है ना, ये बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है? कंडक्टिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कितना ज़्यादा आप फ्लो कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों में कितना है, इसका है, सिर्फ सी वाले का। और कंडक्टिविटी जो है इसकी सबसे कम है। फ्यूज वायर की कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए, और जो रेजिस्टिवनेस होती है वो इसकी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? रेजिस्टेंस शुड बी हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी शुड बी वेरी लेस। अब यहाँ पे 4 परखनलियाँ दी गई हैं। ए टेस्ट ट्यूब है, बी टेस्ट ट्यूब है, सी टेस्ट ट्यूब है और डी टेस्ट ट्यूब है। ए में क्या है आपका, दूध का जलीय विलयन है यानी कि मिल्क है। बी में क्या है, ग्लूकोज है। सी में क्या है, कैलामाइन है। और डी में क्या है, आपका आंवला है। ठीक है? अब यहाँ पे बोला है कौन से रंग अपेक्षित है जब प्रत्येक परखनली में रेड लिटमस पेपर का टुकड़ा डाला जाता है। पहली बात तो लिटमस पेपर जो होता है ना आपका 2 टाइप का होता है, एक तो ब्लू होता है और एक रेड होता है। जो एसिड होता है ना वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है, और जो बेस होता है वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट होगा। अब जब एसिड में ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है और बेस में रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, मिल्क में क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड होता है। क्लियर है? मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक। ग्लूकोज क्या होता है आपका, सॉल्ट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12 और O6। कैलामाइन क्या होता है, जब हमको मधुमक्खी काटती है या फिर चींटी काट जाती है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। फॉर्मिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी पे बड़े बड़े रेड कलर के चकत्ते हो जाते हैं। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कैलामाइन यूज करते हैं। तो कैलामाइन क्या होता है आपका, बेस होता है। और आंवला जो होता है वो क्या होगा आपका, एसिड होता है। क्लियर? आंवले में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है? और ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। अब यहाँ पे जो रेड लिटमस पेपर है उसका आपने एक पेपर, मतलब एक पेपर आपने डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा है कि ए में नीला कलर आएगा, बी में नीला आएगा, सी में रेड, डी में रेड। ए में ब्लू, ब्लू, रेड, ब्लू, रेड, रेड, ब्लू, रेड, रेड, ब्लू, ब्लू, रेड। अब ध्यान से देखिए, पहले में क्या है, हमारा दूध है, मिल्क का लिक्विड सोल्यूशन है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। जब हम रेड लिटमस पेपर को यूज करेंगे तो एसिड में रेड लिटमस पेपर क्या रहेगा, रेड ही रहेगा ना, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लू टू रेड कर रहा है। लेकिन एसिड को तो जब रेड लिटमस पेपर ही रेड कलर का है तो वो तो एज इट इज रेड ही रहेगा, ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर लिखा होता तो इसका कलर कैसा हो जाता, रेड। लेकिन यहाँ पे लिटमस पेपर ही रेड है तो वो कैसा रह जाएगा, रेड सस्टेन रह जाएगा। तो ये गलत है और ये गलत है, ये दोनों बिल्कुल सही है। बी में अगर हम देखें तो ग्लूकोज है, सॉल्ट जो होता है उसके अंदर ये क्या करेगा, नो चेंज शो करेगा। तो सॉल्ट के अंदर इसका कलर कैसा आएगा, रहेगा रेड, विल बी इंटेक्टेड टू रेड। रेड जो है वो बिल्कुल आपका रेड कलर में ही इंटैक्ट रहेगा। तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे रेड सही है और रेड सही है। सी में अगर हम देखें कैलामाइन, ये क्या होता है, बेस होता है। बेस के अंदर क्या होता है, ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। क्लियर? फोर्थ में अगर देखें तो ये आंवला है, आंवले में क्या होता है आपका, साइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। एसिड में क्या होगा, ये रेड टू आपका रेड, रेड ही रहेगा, तो ये भी आपका रेड ही रह गया। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई रिपीट, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा ना, ब्लू लिटमस पेपर एसिड मीडियम में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जो बेसिक मीडियम होगा उसका, उसमें वो रेड, रेड ही रहेगा। जो बेस होता है वो रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर बेसिक मीडियम में ब्लू ही रहेगा और रेड लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में रेड ही रहेगा। फिर से बोल रही हूं, अगर मीडियम एसिडिक है तो ब्लू वाला जो लिटमस पेपर होगा ना वो तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर लिटमस पेपर रेड है और अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो रेड ही रहेगा। और अगर लिटमस पेपर आपने एसिडिक मीडियम में डाला, कौन से, रेड कलर का, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में।
और ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों का अनुप्रयोग नहीं है। बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इसमें एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, जो हम घरों में हीटर यूज करते थे पहले, तो नाइक्रोम के वायर बने रहते थे, दैट वाज योर हीटिंग इफेक्ट। एक होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम इलेक्ट्रिक बेल यूज करते हैं, दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट। और एक होता है आपका केमिकल इफेक्ट। अब यहाँ पे केमिकल इफेक्ट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके जब आप केमिकली कोई चीज करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे तो आयंस में जो चीज डिग्रेड हो जाती है, आयंस में टूट जाती है, जैसे NaCl है, NaCl में अगर हमने करंट पास किया तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, इसमें हम किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को चिपका देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कैसी होगी, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफेक्ट क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जिसमें हम बेल को यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि इसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है, इसमें हम आयरन की जो लेयर होती है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपका जो आयरन रस्टिंग होती है उसको प्रोहिबिट किया जा सके। तो ये तीनों जो होते हैं ना आपके, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, ये तीनों केमिकल इफेक्ट होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जो हम हीटर यूज करते हैं घरों पे, जिसमें वायर जो होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। क्लियर। जो गैल्वेनाइजेशन होता है, ये कई बार पूछा है सीटेट ने, इसमें हम आयरन की जो रॉड होती है या आयरन की जो प्लेट होती है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रत्यय में से किसका परिदर्शन परिदर्शी द्वारा किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इल्यूस्ट्रेट थ्रू ए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको देखने के काम में आता है, जो बेसिकली जो समुद्र वगैरह होता है वहां पे यूज किया जाता है। पेरिस्कोप में जगह जगह क्या होता है, आपके मिरर्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके रिफ्लेक्शन प्रोसेस पे बेस्ड होती है, ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन प्रोसेस। परावर्तन में क्या होता है, मान लीजिए कोई ये सरफेस है, इस पे लाइट इससे टकराई और वापस रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चली जाती है। कैसे, आपने मान लीजिए कोई बोतल देखी, लाइट बोतल पे गिरी, ठीक है, लाइट बोतल से टकराएगी और वापस आपकी आंखों में एंटर करेगी, तभी तो वो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इसमें क्या होते हैं, पेरिस्कोप पे बहुत सारे मिरर्स लगे रहते हैं। लाइट यहाँ टकराई, यहाँ चली गई, लाइट यहाँ टकराई, यहाँ चले गई, यहाँ टकराई, यहाँ चले गई, लाइट यहाँ टकराई, यहाँ चले गई। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मल्टी मिरर्स प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी मल्टीपल टाइम्स होता है। तो पेरिस्कोप में प्रकाश का बहु परावर्तन होता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई रिपीट, जो पेरिस्कोप होता है इसके अंदर बहुत सारे मिरर्स लगे रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होकर मीडियम में वापस चली जाती है। अपवर्तन जो होता है, इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, या तो रेयर टू डेंस होगा या फिर डेंस टू रेयर होगा। अगर रेयर टू डेंस है तो अविलंब के पास आ जाएगी, और डेंस टू रेयर है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश का अपवर्तन सेम प्रोसेस है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो डायमंड आपका चमकता है, इसमें परावर्तन और अपवर्तन जो होता है वो दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। प्रयोगशाला में एक परख नली में दिए गए जल को जल्दी से उबालने के लिए अनीता को ज्वाला के कौन से क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। एक लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने अंदर जल भरा हुआ है, इसको बहुत जल्दी गर्म करना है, तो उसके लिए अनीता कौन सी फ्लेम को यूज करेगी। ये मान लीजिए आपकी फ्लेम है, ठीक है। फ्लेम के 3 एरियाज होते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है आपका नीला एरिया, ठीक है। जो नीला एरिया होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म एरिया जो है वो ब्लू होता है। इसके बाद होता है आपका येलो एरिया। जो येलो एरिया होता है ये मॉडरेट गर्म होता है। फिर जो नीचे वाला एरिया होता है इसे हम बोलते हैं ब्लैक एरिया। इसके अंदर सबसे कम लाइट जो होती है वो होती है, मतलब ये बहुत कम फ्लेमेबल होता है, मतलब लीस्ट फ्लेमेबल। तो अगर हमको पानी को बहुत जल्दी उबालना है तो हम कौन सा एरिया यूज करेंगे, आपका नीला क्षेत्र। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्लियर? आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। फ्लेम जो होती है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। आप कभी भी गैस स्टोव जलाएंगे या आपने ओवन यूज़ किया होगा तो उसमें एक चीज़ देखिएगा, गैस की फ्लेम में ना 3 चीज़ें होती हैं। ऊपर होता है आपका नीला वाला एरिया जो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, जरा सा भी हाथ लगता है तो उनको दूर से भी हीट आती है। फिर होता है आपका येलो एरिया। येलो एरिया जो होता है वो लेस फ्लेमेबल होता है, और जो ब्लैक एरिया होता है वो बिल्कुल ही लीस्ट फ्लेमेबल होता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन अम्लीय गुणधर्म को नहीं दर्शाते? दही का विलयन लैक्टिक एसिड होता है, ग्लूकोज आपका सॉल्ट होता है, एल्कोहल आपका एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो एल्कोहल है इसी से आपकी जो वाइन है, बियर है, इन सब का प्रोडक्शन एल्कोहल से ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसका प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है, दैट विड बी योर एल्कोहल एंड CO2। अमाइनो एसिड जो होता है दैट इज ऑल्सो योर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो दही में क्या होता है आपका, लैक्टोबैसिलस होता है, सेम दूध की वजह से इसके अंदर लैक्टिक एसिड होगा। तो दही और अमाइनो एसिड डी और ए, इन दोनों में क्या होता है आपका एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है, अब इसमें पूछा है अम्लीय गुणधर्म नहीं दर्शाते, तो बी और सी जो है आपके अम्लीय गुणधर्म को नहीं दर्शाएंगे। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपकी? पहली बात तो 7 से नीचे जिनका पीएच होता है वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक। जिनका पीएच वैल्यू 7 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। जिनका 7 से ऊपर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक। ठीक है, एसिडिक जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ब्लू टू रेड में। अगर आप एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस पेपर डाल देंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। अगर आप बेसिक मीडियम में रेड लिटमस पेपर डाल देंगे तो वो कैसे भी कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, और अगर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन दिया हुआ है, रेशम के उत्पादन के चरण नीचे दिए गए हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कृमि कोश को धूप में रखा जाता है या जल में उबाला जाता है, मादा रेशम कीड़ा अंडे देती है, लार्वा या रेशम के कीड़ों को स्वच्छ ट्रे में ताजी शहतूत की पत्तियों के साथ रखा जाता है, लार्वा को अंडे से निकालने के लिए अंडों को एक उपयुक्त तापमान तक गर्म किया जाता है, 25 से 30 दिनों के बाद इल्ली खाना बंद कर देते हैं और कृमि कोश बुनना प्रारंभ करते हैं, कृमि कोश से रेशे निकाले जाते हैं। तो इंग्लिश में अब इसको देखते हैं। इसमें बेसिकली सिल्क प्रोडक्शन जो है उसकी कुछ स्टेप्स दी हैं, आपको ये स्टेप्स देखनी है कि पहले क्या होता है और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, मादा रेशम कीड़ा जो होती है ना वो क्या करेगी, अंडे देगी। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, अंडे देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लार्वा या रेशम के कीड़े हैं, इसके बाद हम करेंगे लार्वा जो है उसको अंडे से निकालेंगे। मादा रेशम कीड़े ने अंडे दे दिए, अंडे को लार्वा को अंडे से निकालेंगे और फिर उन अंडों को एक उपयुक्त टेम्परेचर तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। बी के बाद क्या होगा, डी स्टेप। ठीक है, सबसे पहले अंडे दिए किसने, फीमेल रेशम कीड़े ने। उसके बाद हमने लार्वा को निकाल लिया अंडे से, अंडों को एक टेम्परेचर तक गर्म किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो लार्वा या रेशम के कीड़े हैं उनको एक स्वच्छ ट्रे में मलबेरी लीव्स जो होती है उनके साथ रखा जाता है, क्योंकि जो शहतूत के कीड़े होते हैं, सिल्क के जो कीड़ा होता है वो हमेशा मलबेरी लीव्स खाता है। फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसमें हम 20-25 दिनों के बाद क्या करते हैं, इल्ली खाना बंद कर देते हैं और जो आपका कोकून होता है उसको बुनना चालू कर देते हैं। ये जो आपने लार्वा निकाला है ना, ये लार्वा क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक कोकून का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये जो कोकून है उसको धूप में रखते हैं और फिर पानी में उसको बॉईल किया जाता है, और इस कोकून से फिर हम क्या करते हैं, रेशम जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर? आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो सबसे पहले फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो एग्स ले आउट करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर एग्स जो होते हैं उनको गर्म किया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर में जिससे कि लार्वा को बाहर निकाला जा सके, ये स्टेप बिल्कुल सही है। फिर क्या करते हैं, जो लार्वा है और सिल्कवॉर्म है उनको क्लीन ट्रे में रखते हैं फ्रेश मलबेरी लीव्स के साथ। क्लियर है? फिर उसके बाद हम 20-25 दिन के बाद जो कैटरपिलर है खाना बंद कर देगा। ये जो आपका लार्वा निकला था ना, दैट इज कॉल्ड योर कैटरपिलर। ये कैटरपिलर खाना बंद कर देगा और फिर ये कोकून को अपने चारों तरफ बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए कैटरपिलर है, ये अपने चारों तरफ ऐसे कोकून बनाना स्टार्ट कर देगा। फिर कोकून जो है उनको धूप में रखा जाता है या फिर पानी में गर्म किया जाता है।
उसके बाद फाइबर जो है इस कोकून से बाहर निकाल दिया जाता है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनको भोजन के पद जुगाली दिया गया है, जो क्या इंगित करता है? जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, ये मैंने कल भी समझाया था कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, खाना एक बार में नहीं पचाते हैं। जो गाय होती है, भैंस होती है, हर्बीवोरस मतलब मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं, ये क्या करेंगे, पार्शियली खाने को डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसको फटाफट से निगल जाएंगे। बेसिकली खाने को फुला लेते हैं, स्वेल कर लेते हैं, फिर उसको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं और धीरे धीरे खाने को ये वापस इंटेस्टाइन से मुंह में लेके आते हैं और खाने को कंटिन्यूअस ये जुगाली करते रहते हैं, उसको पचाते रहते हैं। भली प्रकार से चबाया और पूर्णतः पाचित भोजन नहीं, भली प्रकार से चबाया हुआ और आंशिक पाचित भोजन नहीं, प्रॉपरली चूर तो होता ही नहीं है ना, स्वेलोड होता है और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, आपको 4 बिलियन दिए गए हैं, बेकिंग सोडा, सॉल्ट सॉल्यूशन, दही और चीनी। 4 सॉल्यूशन है, बेकिंग सोडा है, लवण का विलयन है, दही है और चीनी है। अब प्रत्येक विलयन की जो प्रकृति है वो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल ज्ञात करने के लिए आप क्या चीज यूज करेंगे? इसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है, तो बेसिकली हम क्या चीज यूज करें? मेथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, फिनोफ्थिलिन और हल्दी का विलयन। पहली बात तो ये कि जो चाइना रोज होता है और हल्दी का विलयन होता है, ये दोनों क्या होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर, जबकि जो मेथिल ऑरेंज होता है, फिनोफ्थिलिन होता है, ये क्या होते हैं आपके केमिकल इंडिकेटर। अब यहाँ पे बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है आपका बेसिक। सॉल्ट न्यूट्रल रहेगा, दही एसिडिक रहेगा क्योंकि लैक्टिक एसिड है, चीनी क्या रहेगी, न्यूट्रल। ठीक है। अब जो मिथाइल ऑरेंज होता है और जो चाइना रोज होता है, फिनोफ्थिलिन और हल्दी का विलयन। फिनोफ्थिलिन जो होता है ना, ये एसिडिक मीडियम में कोई भी कलर नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम क्या है, दही है, दही के अंदर ये क्या करेगा, कोई भी कलर नहीं देगा। दूसरा जो फिनोफ्थिलिन होता है, ये सॉल्ट के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। और जो हल्दी का विलयन होता है, ये दही के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा और जो चीनी है उसके साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। उस केस में हम क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज को यूज करेंगे और चाइना रोज जो है उसको यूज करेंगे। जो मेथिल ऑरेंज होता है ना, ये एसिड मीडियम के साथ कैसा रंग देता है आपका, रेड। ठीक है, जो मेथिल ऑरेंज होता है ये एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देगा, रेड। तो जो दही है उसके साथ ये कैसा कलर देगा, रेड। और जो बेस होता है उसके साथ ये कैसा कलर देता है, येलो। तो यहाँ ये कौन सा कलर देगा, येलो कलर। क्लियर? और जो चाइना रोज होता है ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज आपका एसिडिक मीडियम में देता है लाइट पिंक कलर। ठीक है, और बेस मीडियम में देता है ये आपका ग्रीन कलर। तो यहाँ ये कौन सा कलर देगा, लाइट पिंक, और यहाँ कौन सा कलर देगा, ये ग्रीन कलर। ठीक है, जबकि अगर हम हल्दी का सॉल्यूशन यूज करते तो हल्दी पीले रंग की होती है। उस केस में क्या होता, यहाँ भी ये येलो कलर देती, यहाँ भी ये येलो कलर देती और इस सॉल्ट में भी ये येलो कलर दे देती। फिनोफ्थिलिन जो है वो एसिडिक मीडियम में कोई कलर ही नहीं दे पाता। तो इस केस में हम मिथाइल ऑरेंज और चाइना रोज जो है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या नहीं होता है? पहली बात तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है, जहां पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट C6H12 एंड O6, ये बनाते हैं ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के आपका ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ना, इसमें सनलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि पत्तियां जो होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है इसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी होती है। तो जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल जो है उसके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होगा। बिल्कुल सही बात है। यही तो पत्तियों में क्या होता है, पत्तियां ही तो खाना बनाती हैं, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर खाना बनाने में आगे हेल्प करेगा। जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। सनलाइट आई तो ये लाइट एनर्जी है, किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन होता है। ये जो आपका कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है ही कहाँ है, कार्बन तो इस पूरी प्रोसेस में यूज ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ना ही ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 होता है, बल्कि ये CO2 किस में कन्वर्ट हो गई, C6H12O6 में।
तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, रिडक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अपचयन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। अब है एक सेल और एक स्विच का एक परिपथ है, ठीक है, ये आपने कोई परिपथ बनाया, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे एक स्विच है। तार के मुक्त सिरों को एक एक करके निम्नलिखित से जोड़ा गया, 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले वायर से और फिर 5 मिलीमीटर मोटाई के एक तार से। उसके बाद जोड़ा 20 सेंटीमीटर लंबाई और 5 मिलीमीटर मोटाई के तार से। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो ऊष्मा होती है ना, हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है L/A, ठीक है। एरिया जितना ज्यादा होगा ना, हीट उतनी कम प्रोड्यूस होगी। लेंथ जितनी ज्यादा होगी, हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई ज्यादा तो हीट ज्यादा। 20 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई ज्यादा हीट ज्यादा, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रो जो होता है विशिष्ट ऊष्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर? अब मोटाई कितनी है, 5 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर। मोटाई जितनी कम होगी, एरिया मतलब जितना कम होगा उतना ज्यादा ऊष्मा जनरेट होगी। एरिया जितना ज्यादा होगा, ऊष्मा उतनी कम जनरेट होगी। क्लियर? अब ए की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, बी की घटना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। जब लेंथ ज्यादा होती है ना किसी भी वायर की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको बहुत ज्यादा लंबा परिपथ जो है पूरा सर्किट कंप्लीट करना पड़ता है, तो उस केस में हीट उतनी ही ज्यादा जनरेट होती जाती है। अब मान लीजिए एक वायर है, वो इतना मोटा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में आराम से मूव कर सकते हैं, ये एक दूसरे से क्या है, टकराएंगे नहीं, ठीक है। तो एरिया जितना ज्यादा, हीट उतनी कम, एरिया जितना कम, हीट उतनी ही ज्यादा। और एक चीज याद रखिएगा, जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रो विशिष्ट ऊष्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। संजय ने प्लास्टिक की एक खाली बोतल रेफ्रिजरेटर में रखी। हम फ्रिज में खाली बोतल रख देते हैं, कुछ घंटे के बाद वो क्या देखेंगे, बोतल के अंदर जो दाब है उसमें वृद्धि के कारण बोतल विस्तारित हो जाएगी। बोतल के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा जिसके कारण बोतल संकुचित हो जाएगी। बोतल के अंदर दाब में ह्रास के कारण बोतल विस्तारित हो जाएगी। बोतल में वायु की मात्रा में ह्रास के कारण बोतल संकुचित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब आप फ्रिज में बोतल को रखेंगे तो बोतल के अंदर जो प्रेशर होगा ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको बाहर लेकर आएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर, प्रेशर क्या होता है, हाई टू लो होगा। ये इस बोतल के ऊपर प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से बोतल पिचक जाएगी। तो बोतल के अंदर दाब कम है जिसकी वजह से बोतल संकुचित हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक वस्तु तभी दृष्टिगत हो सकती है जब वह प्रकाश का परावर्तन करे। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देता है, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे और ऑब्जेक्ट से आपकी आंख में लाइट वापस बाउंस बैक करे। एक उत्तल लेंस हमेशा एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, और एक होता है आपका कॉन्केव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा कॉन्केव मिरर के जैसी होती है, ठीक है। और जो कॉन्केव लेंस होता है, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर जैसी होती है। एक आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। एक अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है तो प्रतिबिंब का उन्मुखीकरण जो है वो सीधा होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। जो उत्तल लेंस होता है वो हमेशा एक रियल जो इमेज है, वास्तविक इमेज, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। जो उत्तल लेंस होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा अवतल दर्पण जैसी होती है। और अवतल दर्पण जो होता है, इसमें इमेज रियल और इन्वर्टेड भी बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट कब बनेगी, जब कोई भी इमेज फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है। एक आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए
आवर्धित मतलब एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करने के लिए अवतल दर्पण जो है उसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, ये बात गलत है। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है, जिसकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस जैसी होती है, कॉन्वेक्स मिरर जैसी, उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब बिंब से छोटा होता है। आपने कभी गाड़ी देखी है? गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज उत्तल दर्पण, हमेशा उत्तल दर्पण होते हैं। उनमें इमेज कभी आपको उल्टी दिखती है? उनमें हमें इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक है, अगर इमेज उल्टी दिखने लगी साइड मिरर में तो डेली एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उन्मुखीकरण सीधा होता है और जो इमेज बनती है ना उसमें वो रियल ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत दूर तक का दिखाई देता है। तो जो अवतल लेंस होता है इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? उत्तल दर्पण जैसी। इसकी इमेज हमेशा कैसी होगी? पर्दे के पीछे बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज कभी भी नहीं बनती है। और जो इमेज होती है यानी कि जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा बिंब से छोटा होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसमें पानी होगा ही नहीं तो ये आयोनाइज कैसे होगा? ना तो ये H+ में कन्वर्ट होगा और ना ही ये Cl- में टूटेगा। लिटमस पेपर केवल H+ आयन और OH- आयन की उपस्थिति की में रंग में परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सही है, पहली बात तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। आप किसी भी ड्राई चीज में लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो कैसे अपना कलर शो करेगी? बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर इसमें डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिटमस पेपर जो होता है वो केवल H+ आयन और OH- आयन की उपस्थिति में रंग में परिवर्तन दिखाता है। नहीं, H+ और OH- आयन तो H2O हुआ कि जिसमें ये H+ में कन्वर्ट हो जाए और OH- में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन यहाँ तो OH नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन शो करेगा ना, तो ये क्या है? गलत है। तो S1 सही है लेकिन S2 गलत है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा में गति का शिक्षण कराते हुए एक टीचर ने टिप्पणी की, न्यूटन का सिद्धांत बहुत छोटे और बाहरी निकायों से संदर्भित अवलोकन की व्याख्या नहीं कर सकता। यह आइंस्टाइन के आपेक्षिकी सिद्धांत द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से विज्ञान को प्रकृति के किस पहलू पर शिक्षक उपरोक्त में विशेष बल दे रहा है? While teaching motion in the class, a teacher remarked, Newton's theory couldn't explain observations relating to very small and massive system. न्यूटन की थ्योरी जो है वो कहाँ फेल हो गई? बहुत छोटे सिस्टम पे और मैसिव सिस्टम पे। दिस वॉज डन बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन। जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है E=mc², इसके द्वारा ही इसको डिफाइन किया गया था। तो कौन सा एस्पेक्ट जो है नेचर ऑफ साइंस का वो टीचर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है? सब्जेक्टिविटी इन साइंस, टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस, कल्चरल एम्बेडेडनेस ऑफ साइंस एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑफ साइंस। पहली बात तो विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है, ना कि आत्मनिष्ठा होती है। सब्जेक्टिविटी नहीं होती है साइंस में, साइंस इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिविटी। टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस, साइंस का टेंटेटिवनेस होता है कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो डिस्कवरी कर रहे हैं वो मतलब डिस्कवरी करने के बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो पूरी फुलफिल्ड हो सकता है किसी और साइंटिस्ट की डिस्कवरी में आपकी डिस्कवरी को मर्ज अप करके उसको दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो यहाँ पे साइंस जो होती है वो टेंटेटिव होती है। जैसे न्यूटन ने जो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर पाई वो किसने डिस्क्राइब की? आइंस्टाइन ने। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? न्यूटन ने। लेकिन डिस्क्राइब किसने किया? आइंस्टाइन ने। तो यहाँ क्या हुआ? टेंटेटिवनेस होती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक शिक्षिका और उसके विद्यार्थी विद्युत के संदर्भ में एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि विद्युत परिपथ में एक बल्ब प्रदीप्त नहीं हुआ। शिक्षिका ने पूछा, तुम क्या सोचते हो कि बल्ब प्रदीप्त क्यों नहीं हुआ? आप उसे प्रदीप्त करने के लिए क्या कर सकते हो? अपने विद्यार्थियों में शिक्षिका कौन से कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है? अवलोकन करना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना करना और प्रयोग करना। टीचर ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे उन्होंने एक बल्ब लगाया। अब ये जो बल्ब है वो इल्यूमिनेट नहीं हुआ। तो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि बल्ब क्यों नहीं जला?
और उसको जलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चे यहाँ कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं? नहीं, बच्चे यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। बच्चे कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इन्फेरेंस है? नहीं। बच्चे यहाँ प्रयोग कर रहे हैं? नहीं। बच्चे यहाँ क्या करेंगे अब? हाइपोथेसाइजिंग, यानी कि बच्चे अपने दिमाग पे अब जोर डालेंगे और चीज़ों को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचेंगे कि आखिर बल्ब जला तो क्यों नहीं जला। बच्चे उस चीज़ के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि ऊष्मा का स्रोत उपस्थित नहीं है तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थी की इस वैकल्पिक अवधारणा को चुनौती देने के लिए आप किस कार्य योजना को अपनाएंगे? बच्चे ने जो है वो एक नेप थ्योरी बना रखी है, क्या कि अगर हीट जो है उसका कोई भी रिसोर्स आपके पास नहीं है तो आप टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकते। ऊष्मा और तापमान के संप्रत्य पर आधारित एक समस्या दीजिए और सही उत्तर पर चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ने और उसके संप्रत्य पर विचार करने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को एक मिक्सर ग्राइंडर में कुछ मसाले पीसने का क्रियाकलाप करने और प्रक्रम के दौरान तापमान में परिवर्तन का प्रेक्षण करने के लिए कहिए। विद्यार्थी को एक खाली प्लास्टिक की बोतल को कुछ घंटे फ्रिज में रखने का क्रियाकलाप करने और प्रेक्षण को नोट करने के लिए कहिए। पहली बात तो बच्चे ने एक नेप थ्योरी बना रखी है कि जो हीट है अगर उसका कोई सोर्स नहीं है तो यू कांट चेंज द टेम्परेचर। अब हमको उसकी इस अवधारणा को चेंज करना है, ठीक है। हम उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते कि उसने जो थ्योरी बना रखी है उसको उसी पे जीने देते हैं। तो आप अगर एक उसको प्रॉब्लम दे देंगे हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड और उससे डिस्कशन के लिए बोलेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक पढ़ने बोलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स निकालने बोलेंगे, उसमें भी वो उसके चीज़ क्लियर नहीं होगी। लेकिन जब आप एक बच्चे को मिक्सर ग्राइंडर में मसाले पीसने के लिए बोलेंगे तो जब हम मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी चीज़ पीसते हैं तो आपने देखा होगा 15-20 मिनट बाद जो मिक्सर ग्राइंडर है वो गर्म होने लगता है और एक टाइम के बाद अगर आप उसे कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं वो इतना गर्म हो जाता है कि हाथ लगाते ही वो जलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गैस तो नहीं जलाई थी लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ? चेंज हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए बच्चा अपने इस नेप थ्योरी को चेंज कर सकता है। जो खाली प्लास्टिक की बोतल है उसको अगर रेफ्रिजरेटर में रखें और फिर बाहर निकालें तो वो क्या होगा? पिचक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिज में प्रेशर जो है वो बहुत कम है और बाहर प्रेशर क्या है? ज़्यादा, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल नहीं पाएगी। निम्न में से कौन सा विज्ञान में अन्वेषण के संबंध में सही नहीं है? इसमें अवलोकन का सामान्यीकरण होता है, इसमें निष्कर्ष निकालना होता है, इसमें केवल प्रयोगशाला के काम होते हैं, इसमें चरों का नियंत्रण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ढंग से देखेंगे, अन्वेषण मतलब जहाँ बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, बच्चा खुद से अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही कर रहा है, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अवलोकन का सामान्यीकरण करेंगे, ऑब्वियसली बच्चा ऑब्जर्व करके उस चीज़ को जनरलाइज करेगा, बच्चा इसमें नियम निकालेगा, ठीक है। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब में करके देखा कि लिटमस कलर जो होता है वो ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाता है, तो बच्चा उस चीज़ को सामने देख रहा है ना, देन ही फाइंड आउट द इन्फेरेंस कि हाँ भाई एसिडिक मीडियम में ये चीज़ ऐसे होती है। केवल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? नहीं, साइंस में जब आप डिस्कवरी करते हो तो उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही डिस्कवरी नहीं की जाती है, तो ये क्या है यहाँ पे? गलत है। इसमें चरों का नियंत्रण होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल रख के ही हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान का एक रचनात्मक उपागम का अधस्थ अनुमान नहीं है? ज्ञान शिक्षार्थी के द्वारा सक्रियता से निर्मित होता है, ये बात तो सही है। जो रचनात्मक कक्षा होती है उसमें ज्ञान का निर्माण बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ही करता है। ज्ञान के निर्माण के लिए सांस्कृतिक संदर्भ में सामाजिक अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। बच्चा समाज के जितने लोगों से इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। शिक्षार्थियों के सहज विचार वैज्ञानिक रूप से गलत हैं और उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। ये बात सही है कि बच्चों के सहज विचार जो है उनको संबोधित करना चाहिए, लेकिन वो साइंटिफिक रूप से गलत नहीं होते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। शिक्षार्थियों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। पहले बच्चे को आप मूर्त रूप में चीज़ें दिखाइए। जब हमने बच्चे को ये चीज़ करके बताई कि जो टेस्ट ट्यूब है इसमें अगर एसिडिक मीडियम है तो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो बच्चा ये चीज़ करके देखा है, तब उसने एक कंक्लूजन निकाला है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चा मूव करेगा। लेकिन बच्चे की जो नेप थ्योरी होती है, जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने अपने दिमाग में एक नेप थ्योरी निकाल रखी थी, ठीक है, कि जो हीट होती है अगर उसका कोई सोर्स नहीं है तो आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। तो हमने उसको एक चीज़ करके दिखाई तो बच्चे ने अपनी एक थ्योरी क्रिएट की। सेम यहाँ पे है कि सहज विचार जो है वो वैज्ञानिक रूप से गलत नहीं होते हैं, बल्कि उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है कक्षा 7 की एनसीईआरटी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। चैप्टर है वन हमारा भविष्य। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल वनस्पति और पशु का आवास नहीं है, बहुत से लोग भी वनों में रहते हैं, उनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के होते हैं। टीबू ने व्याख्या की ये लोग मुख्य रूप से वनों पर आश्रित हैं। वन से उन्हें भोजन, आवास, जल, औषधि प्राप्त होती है और वनों में बहुत सी औषधीय वनस्पति के विषय में उन्हें पारंपरिक ज्ञान होता है। उपर्युक्त उदाहरण विज्ञान के शिक्षण के निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को उजागर करता है? वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने की विधियों को समझना, पर्यावरण से संबंध स्थापित करना, स्थानीय वैश्विक दोनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्य बोध और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखना। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने की विधियों को समझना। नहीं, हमको बच्चे की साइंटिफिक नॉलेज को नहीं इंक्रीज करना है, बल्कि पर्यावरण से संबंध उसका स्थापित करना है, लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। तो बी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्य बोध और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है उसमें आप कितना ज़्यादा बच्चे की समझ और क्रिएटिविटी को मोटिवेट कर सकते हैं। विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखना, ये कोई एक सोशल एंटरप्राइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी एंड सी। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर? एक मिनट, नहीं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। पर्यावरण से संबंध स्थापित करना, लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। दूसरा होगा विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम जो है उसके रूप में देखना, ना कि जो सृजनात्मकता है उसको प्रोत्साहित करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको ये चीज़ बताई जा रही है कि जो वन है उनसे जो लोग हैं वो वनों पे किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनको भोजन, आवास, जल और औषधि प्राप्त होती है। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे आप बच्चे को एक सामाजिक उद्यम के रूप में दिखा रहे हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। सूत्रकणिका कोशिका का बिजली घर है, यह कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लॉ है, प्रिंसिपल है, ऑब्जर्वेशन है और एनालॉगी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। एनालॉगी नियम जो होता है, जब हम साइंस में बहुत सारी चीज़ों को नियम में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कोई भी चीज़ जो होती है वो मूर्त से अमूर्त जाती है, तो ये क्या है, एक नियम है। साइंस में कुछ सिद्धांत होते हैं कि आप किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए पहले उस चीज़ को एज ए प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन होता है जब हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को सामने होते हुए देखते हैं। जो एनालॉगी होती है ये कंपैरिजन होता है जो दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, जिसमें ये दोनों चीज़ें ही सेम होती हैं, दैट इज कॉल्ड योर एनालॉगी। दो या दो से ज़्यादा चीज़ जो होती है उनके बीच में समरूपता जब दिखती है तो उसको लेके जो हम कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड योर एनालॉगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। वैज्ञानिक सिद्धांत असमय हो सकते हैं। एक सिद्धांत के वैज्ञानिक संप्रत्य उसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिससे वे संदर्भित हैं। साइंटिफिक थ्योरीज में बी इनकमेंसरेबल। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन ए थ्योरी डिपेंड्स ऑन द थ्योरी टू विच दे बिलोंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं वो असमय हो सकते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है वो उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है जिससे वो रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे S1 भी सही है और S2 भी सही है। ठीक है, और S2 जो है वो S1 की एग्जैक्टली व्याख्या कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कैरेक्टराइज एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम। जो समावेशी विज्ञान कक्षा होती है उसमें कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता है? टीचर यूजेस वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस टू प्रमोट लर्निंग। शिक्षक अधिगम की प्रोन्नति के लिए विविध शिक्षण अधिगम उपागमों का उपयोग करता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को समूह कार्य और सहयोगात्मक अधिगम में व्यस्त रखता है। शिक्षार्थियों में समता के लिए शिक्षक एक समान शैक्षिक उपागम अभिकल्पित करता है। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के स्तर पर आधारित शिक्षक वैयक्तिक शैक्षिक योजना विकसित करता है। तो यहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका कौन सा पार्ट इसमें से नहीं होगा? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि शिक्षक जो है वो अधिगम की प्रोन्नति के लिए अलग अलग टीचिंग अप्रोच लगाएगा, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट भी देगा और सहयोगात्मक अधिगम भी करेगा।
समता के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोच नहीं लगानी है, ठीक है। सारे बच्चों पे एक जैसी अप्रोच अप्लाई नहीं करनी है, बल्कि इंडिविजुअल लेसन प्लान जो है वो बनाना है। IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है, जिसमें हम हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के अलग अलग चीज़ें बच्चों को देते हैं, उस केस में क्या होता है, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और बच्चा अच्छे से क्लास में कंफर्टेबल फील करता है। कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को प्रेशर का शिक्षण कराते हुए आप किस प्रचलित वैकल्पिक अवधारणा का सामना कर सकते हैं? गहराई के साथ तरल के दाब में वृद्धि होती है, बाह्य अंतरिक्ष में कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है, तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है, दिए गए एक तापमान पर वायुमंडलीय दाब घनत्व के बराबर होता है। प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला होता है F/A, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। अब बच्चे को हमको एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना है कि गहराई के साथ जो तरल है उसके दाब में वृद्धि होती है। बात सही है, जितना ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। बाह्य अंतरिक्ष में कोई वायुमंडलीय दाब नहीं है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है आउटर स्पेस में। तापमान के घटने के साथ गैस के दाब में वृद्धि होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। एक दिए गए तापमान पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो वायु के घनत्व के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जब आप बच्चे को ये चीज़ समझाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा फेमस मतलब बच्चा किस चीज़ पे आपको एनकाउंटर कर सकता है वो है तापमान जैसे जैसे घटेगा तो गैस के दाब में वृद्धि होती है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।